गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ आपको जो अपना सीबीएसई का आज मॉर्निंग में टेस्ट पेपर हुआ है, क्लास 10th का बोर्ड का मैथ्स का पेपर टर्म 1 का, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जो पेपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं उस पेपर कोड है वो 30/1/4। तो ये पेपर कोड का हम पेपर यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मोस्टली हमारे जो आसपास के स्टूडेंट्स हैं उनके पास यही कोड था, तो हम वही पेपर हमें प्रोवाइड हुआ है और उसी के बारे में हम यहाँ इसमें बात करेंगे किस किस टाइप के उसमें क्वेश्चंस आए हैं और क्या क्या उसके आंसर्स होंगे और क्या सोल्यूशन रहेगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो गिवन है कि हमें एचसीएफ दिया हुआ है 39 एंड 91 का 13, और हमें फाइंड करना है एलसीएम। अब हमारे पास कॉन्सेप्ट है क्या है कि बोथ नंबर्स का मल्टीप्लाई इज इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। तो अगर इस कॉन्सेप्ट से अगर हम लगाते हैं यहाँ पे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 39 इंटू 91 इक्वल के आ जाएगा 13 इंटू एलसीएम। तो यहाँ से एलसीएम की वैल्यू कितनी आ जाएगी 39 इंटू 91 डिवाइडेड बाई 13। तो ये हो गया 3, और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ऑप्शन बी आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट का आंसर हो गया ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं तो 4.57 ये नंबर हमारा कैसा है, ये हमारा रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स है। रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स है तो ये नंबर्स कहलाते हैं रेशनल नंबर्स में ही आते हैं। ये हम लोगों ने छोटी क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग हमारे रेशनल नंबर्स में आते हैं। तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो गया सेकंड क्वेश्चन का। अब बात करते हैं हम थर्ड की। यहाँ पे बोल रहा है कि द लाइन रिप्रेजेंट द 4x-3y इक्वल टू 9 इंटरसेक्ट द y एक्सिस। तो जब भी कोई लाइन y एक्सिस पे करता है तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होता है। कोई भी पॉइंट जब y एक्सिस पे होता है तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो जिससे हमें क्या मिल जाएगा -3y इक्वल टू 9, और -3 इधर डिवाइड हो गया तो y इक्वल टू आ जाएगा -3, और हमारा आंसर हो जाएगा ए। तो थर्ड का आंसर आपका ये हो गया। सिमिलरली अब बात करते हैं हम यहाँ फोर्थ की। तो यहाँ पे लिखा है द पॉइंट ऑफ द एक्स एक्सिस इक्व डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स p इक्वल टू 5,0 एंड q जो है वो -1,0 है। यानी क्या कहना चाह रहा है कि एक कोई एक्स एक्सिस पे पॉइंट है, अगर लेट्स सपोज वो x,0 है, तो ये पॉइंट बताना है अगर ये p और q से इक्वल डिस्टेंस पे है। तो ये हमारा 5,0 हो गया और ये है हमारे पास -1,0 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के अपना आंसर बता देंगे, एक तरीका। दूसरा, जब इस तरीके के दो ही क्वेश्चन है, दो ही पॉइंट्स हैं, इक्वल डिस्टेंस है, तो मिड पॉइंट वाले कॉन्सेप्ट से भी आंसर बता सकते हैं। तो मिड पॉइंट के हिसाब से हम देखें तो x1 प्लस x2 अपॉन 2 के हिसाब से 5-1/2, तो 4/2 2 आ गया। तो 2,0 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए है, और यहाँ से भी आप निकालेंगे तो सेम ही आंसर आएगा। तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन हो गया। इसी तरीके से हम फिफ्थ की बात करते हैं। तो इन्होंने कहा है कि ट्राइंगल एबीसी एंड पीक्यू आर सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, और सिमिलर ट्राइंगल होते हैं तो क्या होते हैं, उनके तीनों एंगल आपस में इक्वल हो जाते हैं। और जब तीनों एंगल आपस में इक्वल हो जाते हैं तो इस तरीके से देखो, जो यहीं से देखते हैं, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। तो यहाँ पे मुझे एंगल ए के बारे में गिवन था और एंगल आर के बारे में दिया होता, और हमें क्यू पूछा गया, यानी कि इनडायरेक्टली हमें एंगल पी भी गिवन था और आर दिया था और हम क्यू पूछा गया। तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के भी निकाल देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा एंगल क्यू इक्वल टू 180 माइनस कितना हो जाएगा, ये 31 प्लस 61, ये होता है 100। तो फाइनली हमारे पास 80 आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा फिफ्थ का आंसर हो गया। अब बात करते हैं हम यहाँ 6 पे। अब देखो यहाँ पे लिखा है कॉस थीटा इक्वल टू √3/2। कॉस थीटा √3/2 एक्चुअल में थीटा की वैल्यू √3/2 कब होती है, जब थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। तो हम यहाँ पे थीटा की वैल्यू 30 रख देंगे और इस तरीके से अपना आंसर निकाल देंगे। तो कॉसिक जो होता है, कॉसिक 30 होता है 2, तो 2 का स्क्वायर 4, और ये हमारा आ जाएगा हमारे पास सेक 30 होता है जो वो 2/√3, उसका स्क्वायर करेंगे तो 4/3, और होल डिवाइडेड बाई 4 प्लस 4/3। इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हो गया 12 माइनस 8, तो 8/3 डिवाइडेड बाई यहाँ पे आ जाएगा 12 प्लस 16/3, तो 3 कैंसिल आउट, फाइनली 8/16। तो आंसर आ जाएगा 1/2। तो यार आपका इसका आंसर आ जाएगा 1/2। तो 6 का आंसर हो गया हमारा सी पार्ट। अब बात आती है सेवेंथ के लिए। तो द एरिया ऑफ सेप्ट बाय द 7 सेंटीमीटर लॉन्ग द, ओके, मिनट हैंड 10 मिनट। अब देखो 1 मिनट में हमारा मिनट हैंड 6 डिग्री मूव करता है। तो 10 मिनट में कितना करेगा, 6 डिग्री मूव करता है, तो 10 मिनट में कितना करेगा 60 डिग्री। अब अगर डिग्री पता है, हमें एरिया पूछा गया, तो सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला पता है, तो 60/360 इंटू पाई आर स्क्वायर के हिसाब से कितना हो जाएगा 22/7 इंटू 7 आ जाएगा, क्योंकि जितना वो लेंथ होगा मिनट हैंड का उतना ही हमारा रेडियस हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 1/6, और ये 7 से 7 कैंसिल आउट, यहाँ पे 3 आ गया, और ये हमारे पास हो गया
11, तो इस तरीके से आ गया 77/3। और इसको अगर मिक्स फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 25/2/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही आपका आंसर हो गया, यानी कि 7 का आंसर हो गया पार्ट डी। ऑप्शन डी आंसर हो गया 7th का। ओके, आगे चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग द टू हेड व्हेन द फेयरिंग द कॉइन द टॉस इन टुगेदर इज। तो जब टू हेड, जब दो कॉइन्स को आप थ्रो करते हैं तो जो टोटल आउटकम्स आते हैं वो आपके कितने हो जाते हैं? 4 हो जाते हैं। और टू हेड कैसे आते हैं वो कैसे? देखो, एच एच, एच टी, टी एच एंड टी टी, यही चार पॉसिबिलिटीज है हमारे पास। तो टू एट कहाँ आ रहा है हमारे पास? सिर्फ एक वन कंडीशन हो गया, यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारी? 1/4। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो 8 का आंसर हो गया ऑप्शन बी। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। यहाँ पे हमें गिवन क्या है? टू पॉजिटिव नंबर HCF 12 दिया है और हमें प्रोडक्ट दिया हुआ है 3666। तो द नंबर ऑफ द पेयर, ओके, हमें देखा है कि पॉसिबल पेयर कितने हो सकते हैं इसके, जिसका HCF 12 है और मल्टीप्लाइड हमारा दिया है 3336। तो इस तरीके से हम देखें तो जब भी हमें HCF दिया होता है तो हम क्या मानते हैं? मान ली पहला नंबर ए है और जो हमने सपोज किया वो 12x है। सिमिलरली अगर बी की बात करें तो हमारे HCF 12 है, तो 12 भी इस बी में एग्जिस्ट करेगा, तो ये हो जाएगा 12y। और x और y में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। ठीक है ना? तो ये आपस में को प्राइम नंबर्स होंगे। अब क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम देखूं तो हमें पता है कि 12x मल्टीप्लाई 12y इक्वल आ जाएगा हमारे पास 36336। तो यहाँ से आ जाएगा XY = 363 डिवाइड बाय 144। और इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 44। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो हमारे पास एक्स वाई का जो मल्टीप्लाइड आया है वो आया 44। अब इसमें पेयर की बात करें तो एक्स और वाई में अगर मुझे कोई भी दो एक्स और वाई ऐसे होंगे जिनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी कि वो की कॉमन फैक्टर नहीं थी, देखो या तो कंडीशन हो सकती थी 1 and 44, एक्स आपका हमारे पास 1 हो जाता है और ये 44 हो जाता है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती थी? 4 and 11। क्लियर ना? तो इस तरीके से आप ये हमारे आंसर्स बता सकते थे। तो इसके लिए दो ही पॉसिबिलिटीज है हमारे पास एक्स और वाई के लिए, मतलब ए और बी हमारे पास ये इन दोनों के नंबर से आ जाएगा, यानी कि आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन ए, यानी कि टू वैल्यूज पॉसिबल हैं ए और बी के लिए। ठीक है ना? अब बात आती है 10th। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि हमें बताना है कि इसमें कौन सा सोल्यूशन है। अब ध्यान से देखो, इन दोनों लाइन को जब आप ड्रॉ करोगे तो ये दोनों लाइनें एक्स एक्सिस के पैरेलल आएंगी। तो जब दोनों लाइनें एक्स एक्सिस के पैरेलल है, यानी कि ये दोनों आपस में पैरेलल हो गई। और अगर ये दोनों आपस में पैरेलल हो गई तो ऑब्वियसली जब दो लाइनें पैरेलल होती है तो आंसर आता है नो सोल्यूशन। तो ऑप्शन डी आंसर आ जाएगा 10th के लिए। और इसी तरीके से अगर बात करते हैं 11th क्वेश्चन की, तो यहाँ पे हमारा देखो बीपीटी लग जाएगा, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। वो क्यों? क्योंकि ये पहला लाइन गिवन है। तो बीपीटी के हिसाब से हम डायरेक्टली इसे सॉल्व करेंगे तो हम लिख सकते हैं x+3 डिवाइडेड बाई 3x+19 इक्वल x/3x+4। और फिर हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाइड करके और फाइनली हम अपना x सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो लीनियर इक्वेशन ही बनेगा। तो ये आएगा कैसे? देखो 3x² + 9x + 4x + 12, और यहाँ पे आ जाएगा 3x² + 19x। तो ये देखो 3x² तो कैंसिल आउट हो गया। तो फाइनली ये कितना हो गया? 13x - 19x इक्वल कितना आ जाएगा हमारे पास? -12। तो इस तरीके से हम यहाँ सॉल्व करें तो -6x = -12। तो फाइनली x इक्वल आ जाएगा 2। तो इस तरीके से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी थी। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। तो 11th का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते थे। अब बात है क्वेश्चन नंबर 12 की। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या हो रहा है? यहाँ पे साइन अल्फा दिया है और टेन बीटा दिया है। तो साइन अल्फा √3/2, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60 डिग्री, क्योंकि 60/√3/2 होता है। और टेन बीटा की वैल्यू 1/√3, तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। तो ये 30/1/√3 होता है। तो हमें क्या पूछा गया? अल्फा माइनस बीटा, यानी कि 60 - 30, तो ये हो गया 30। और cos 30 की वैल्यू जो आती है वो हो जाती है √3/2, तो यानी कि ऑप्शन ए आ जाएगा हमारे पास। तो 12 का आंसर हो गया ऑप्शन ए। अब ऐसे हम बात करते हैं 13 क्वेश्चन की। तो यहाँ लिखा है इन ए सिंगल थ्रू डाइस द प्रोबेबिलिटी। अब देखो कम्पिटिटिव नंबर्स का मतलब क्या होता है? सॉरी, कंपोजिट नंबर्स का नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर्स का मतलब होता है
अब हम बात करेंगे अपने 13 क्वेश्चन की। 13 क्वेश्चन में दिया इन ए सिंगल डाइस थ्रू द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए द कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर का मतलब होता है कि वो नंबर्स जिसमें जो एक्चुअल में प्राइम नहीं होते, जिनके फैक्टर्स होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। तो हम देखें तो ये हमारे पास 4 एंड 6, डाइस के केस में हमारे पास यही दो नंबर्स होंगे। तो दो नंबर से हो गए, टोटल कंडीशन होती है 6 हमारे पास, तो आंसर हो जाएगा 2/6। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 1/3, तो ऑप्शन ए आ जाएगा, 13 का ऑप्शन ए आ जाएगा। अब ऐसे अगर हम 14 की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें बोला गया है कि इसमें देखना है। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, 250 लिखा हुआ है, तो हम इसे बड़ी आसानी से 1000 में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, 1000 में कैसे कन्वर्ट, हम यहाँ पे सिर्फ 4 से मल्टीप्लाइड करा देंगे, तो जिससे यहाँ पे डिनोमीटर में कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। और 1000 हो गया, इसका मतलब ये कितने डेसिमल पे जाके खत्म हो जाएगा, 3 डेसिमल पे आके खत्म हो जाएगा। तो 3 डेसिमल पे से आंसर आ जाएगा इसका, डिवाइड किए हुए। आगे देखते हैं, द पेयर ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटिंग, ओके। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें वही निकालना है कि जो हमारा A1/A2 की और B1/B2 के बारे में देखते हैं, और फिर C1/C2 जरूरत पड़ी तो यहाँ ये हो जाएगा 3/2, सॉरी 3/4, और ये हो जाएगा 2/8। तो इनका सॉल्व ये आ रहा है 1/4, और ये वो आ रहा है 3/4, नॉट इक्वल आ रहा है। यानी कि ये A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/A, यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइंस होता है, इस केस में यूनिक सोल्यूशन आता है। तो ये आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। तो 15 का आंसर हो गया ऑप्शन सी। अब इसके बाद 16 की बात करते हैं। अब देखो, इक्विलेटर ट्रायंगल, लेंथ दिया, एटीट्यूड दिया, सीधा फॉर्मूला याद होना चाहिए था आपको, वो होता है √3/2a। एक h की वैल्यू होती है √3/2a, और a की वैल्यू यहाँ p दी है, सीधे वैल्यू पुट करेंगे हमें आंसर मिल जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो गया। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 17 की। तो 17 में हमें दिया हुआ है साइन थीटा p/q। तो देखो तुरंत आप एक ट्रायंगल फॉर्म कर लो। ये हो गया थीटा, जिसमें परपेंडिकुलर p हो जाएगा, हाइपोटेनस q हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, Q² माइनस p²। बेस मिल गया। अब हमें क्या पूछा, टेन थीटा। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस से आ जाएगा ऑप्शन सी, p/Q², √Q² माइनस p²। तो इस तरीके से आपका आंसर आ गया 17। अब जब बात आती है 18 की, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये भी हमारा सिमिलर ट्रायंगल वाला होता है। जो इनका ट्रायंगल बनेगा और जो इसका ट्रायंगल बनेगा वो सेम बनेगा, मतलब उनके रेशियो आपस में इक्वल होंगे। यानी कि 19/57 इक्वल टू हो जाएगा x/51। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारा आएगा 1/3, तो इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा 17। तो x की वैल्यू आ जाएगी डायरेक्टली 17 मीटर। तो ये आपका आंसर आ गया। अब इसके हम बात करते हैं, यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म में की बात की जाएगी तो ये क्या होता है, साइन स्क्वायर, और ये होता है हमारा सेक स्क्वायर। तो अगर रूट से बाहर लेते हैं तो ये आता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा क्यों हो गया, क्योंकि सेक स्क्वायर का रेसिप्रोकल करते हैं तो कॉस स्क्वायर हो जाता है। तो ये आ गया टेन थीटा, यानी कि ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। ये सीधा आइडेंटिटी जो हमें याद होनी चाहिए थी। अब यहाँ पे आता है क्या, उन्होंने कहा है साफ साफ नहीं, हमसे बोला है कि कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। इसका मतलब ये हमारा 90 डिग्री था, और ये 90 डिग्री था, क्योंकि ए बी सी और ए सी भी कॉम्प्लीमेंट्री है, तो दोनों का सम 180 सॉरी 90 हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री है। तो ये एंगल ए 90 और एंगल ए 90 है, और ये परपेंडिकुलर ड्रॉ है। तो ये हमारा सीधा हमें फॉर्मूला हो कि ये दोनों आपस में सिमिलर होते हैं, और जब सिमिलर होते हैं तो हमें ये रिजल्ट मिलता है BD × CD = AD²। तो ऑप्शन सी इसका आंसर आ जाएगा, जब आप सिमिलरिटी यूज करेंगे यहाँ पे। ओके, नहीं समझो फिर से बता देता हूँ। क्योंकि देखो, ये अगर एक्स है तो ये 90 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 90 - x। सिमिलरली अगर ये 90 - x है तो ये x आ गया, और ये हमारा x आ जाए, 90 - x आ जाएगा। तो ये देखो तीनों एंगल इक्वल हो गए, सिमिलर हो गए, सिमिलर हो गए, साइड के रेशियो निकालोगे तो यही मिलेगा, ऑप्शन सी। तो 20 का आंसर हो गया ऑप्शन सी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। तो 21 में लिखा है, इफ वन ऑफ द जीरो द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल k - 1 × x² + kx + 1 इज -3, देन द वैल्यू ऑफ k। तो इसका मतलब क्या हो गया, जब -3 आप वहां पे वैल्यू पुट करोगे तो ये किसके इक्वेशन के बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। क्यों, ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो के इक्वल हो जाएगा। रीजन बड़ा सीधा सा है, क्योंकि जीरोज है वो जो -3 है। तो यहाँ पुट करते हैं तो देखें क्या आ जाएगा, k - 1 और -3 का स्क्वायर किया तो 9 आ जाता है, और यहाँ पे -3k हो जाएगा, और ये हमारा +1 इक्वल 0 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करें तो 9k - 9 - 3k + 1 = 0। तो इस तरीके से ये आ जाएगा 6k - 8 = 0। तो k = 8/6, और 8/6 का मतलब हो गया 4/3। तो ऑप्शन ए आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि इफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द रोम्बस 8 एंड 24, तो पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। तो देखो, जब हम बात करते हैं रोम्बस की, तो रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल होते हैं और उसके डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। तो इसका मतलब ये हम बात करें तो ये 5 आएगा और ये हमारा 12 आएगा। हमें पता होना चाहिए 5, 12 13 पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है। तो इस तरीके से हमारी साइड कितनी आ जाएगी, 13। तो हमारा एरिया पेरीमीटर हो जाएगा 4 × 13। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट सोल्यूशन जो है वो 23 का है। ये क्या है, यहाँ पे देखो, ये ऑब्वियसली बात है, ये पैरेलल लाइन से गिवन है क्वेश्चन में। क्यों? क्योंकि ये 47 और 47 दिया है, और जब भी करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं तो वो आपस में पैरेलल होते हैं, और जब ये पैरेलल होते हैं इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे। यानी कि ट्रायंगल आर टी एस सिमिलर होगा ट्रायंगल आर क्यू पी के। तो हम साइड के रेशियो लिख सकते थे। तो हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, वो भी एबीसी के टर्म में ये गिवन है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं टी आर डिवाइडेड बाई पी क्यू इक्वल, हमें एक दूसरा टी आर दिया था, टी आर डिवाइडेड बाई, सॉरी, टी आर डिवाइडेड बाई आर क्यू लिखना था, पी क्यू नहीं। और साथ ही साथ हम लिख सकते थे टी एस डिवाइडेड बाई क्यू पी। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। तो टी आर दिया हुआ है सी, सी डिवाइडेड बाई आर क्यू कितना हो जाएगा, बी प्लस सी। और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास एक्स डिवाइडेड बाई ए, तो ये इधर आके मल्टीप्लाइड, तो फाइनली एक्स की वैल्यू आ जाएगी ए सी डिवाइडेड बाई बी प्लस सी। तो इस तरीके से आप अपना आंसर बता सकते हैं, जो ऑप्शन बी आ गया आपका। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। तो जिस तरीके से हमें देख रहे हैं क्वेश्चन 24 जो हमारा वो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का मुझे तो आंसर याद है, इसका आंसर जो होता है वो ऑप्शन सी होता है। लेकिन अगर मुझे सॉल्व करना ही है तो आइए देख लेते हैं इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते थे 1 अपॉन, ये जो कॉसेक है, अभी फिलहाल इसको कॉसेक का कॉसेक ही रहने देते हैं, फिर आगे देखेंगे क्या करना है। पर ये जो कॉट है उसको आप लिख सकते थे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और फिर प्लस 1 अपॉन सेक थीटा इंटू 1 माइनस, ये भी क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब ये डिनोमिनेटर इक्वेट कर लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, कॉस 1 अपॉन कॉसेक थीटा जैसा है वैसे ही रहने देते हैं, पर ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। अब देखो ये जो अभी एक अगला स्टेप भी लिख लेते हैं, प्लस 1 अपॉन सेक थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई साइन कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पे जो सेक थीटा है वो भी कॉस थीटा में नीचे आ जाएगा कन्वर्ट होके, और ये कॉसेक थीटा है साइन थीटा में। तो एक्चुअली में यहाँ साइन स्क्वायर बचेगा जो ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर जो ऊपर आ जाएगा। तो इंडायरेक्टली यहाँ पे बचेगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, माइनस, सो माइनस क्यों किया मैंने, सॉरी प्लस ही रहने देते हैं, नहीं तो तुम लोग समझ नहीं पाओगे। ये कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखो डिनोमिनेटर अगर इक्वेट करना है, यहाँ लिखा है साइन माइनस कॉस, यहाँ लिखा है कॉस माइनस साइन। तो हम ये कॉस माइनस साइन से एक साइन माइनस साइन कॉमन लेते हैं। तो जिस तरीके से आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। समझ आया, क्योंकि आपने नेगेटिव कॉमन लिया इसलिए प्लस वाला माइनस साइन हो गया। अब ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, नेगेटिव वाला कैंसिल आउट हो जाएगा इससे और प्लस बचेगा, और तो ऑप्शन सी में वही लिखा हुआ है। तो इस तरीके से ये आपका आंसर हो जाएगा 24 का। तो ऑप्शन सी 24 का आंसर हो जाता है। अब बात आती है 25। ये क्वेश्चन हमारा स्टैंडर्ड है, एनसीईआरटी में भी था। यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें 5 का कोई भी फैक्टर नहीं होगा 12 की पावर n में। तो जब 12 की पावर में कोई 5 का फैक्टर ही नहीं होगा, और कभी भी 2 के साथ जब तक 5 नहीं आता तो वो इन जीरो से नहीं हो सकता। बाकी पॉसिबिलिटीज हैं क्योंकि ये इवन नंबर्स हैं तो आ सकते हैं, पर जब जीरो की बात आएगी तो जीरो नहीं हो सकता, यानी कि 25 का आंसर आएगा ऑप्शन डी। ओके, अब बात करते हैं इस तरीके से 26 क्वेश्चन की। तो 26 में हमें गिवन है, ओके, एक वायर है जिसको वेंड करके सर्किल बनाया जिसका रेडियस इतना है, और फिर सेम वायर को वेंड किया स्क्वायर बनाया, यानी कि दोनों का पेरीमीटर आपस में इक्वल हो जाएगा। तो जब दोनों का पेरीमीटर आपस में इक्वल हो जाएगा तो आइए देख लेते हैं क्या हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आ जाएगा हमारे पास 2 पाई आर इक्वल आ जाएगा 4a के। तो यहाँ से हम ए फाइंड कर लेंगे, और एक बार ए मिल गया तो हमारा फिर एरिया फाइंड हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो ए आ रहा है वो आ जाएगा
इसका रूट ले लो तो हमारा वो आंसर आ जाएगा। देख लेते, 2 × 22/7 × 56 = 4a। तो यहाँ से 4 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ 11 बचा, और ये 8, तो a की वैल्यू आ गई 88, और 88 का स्क्वायर करोगे तो आंसर आ जाएगा 7744। तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। अब बात आती है ये नॉन लीप ईयर में जो वेडनेसडे की बात करें, 53 वेडनेसडे, तो वो आ जाता है ऑप्शन ए, 1/7। क्लियर? क्योंकि सिंपल सी बात, सिंपल एक जो कॉन्सेप्ट होता है लीप ईयर का और नॉन लीप ईयर का, एक ईयर की बात करें तो 365 डेज होते हैं। तो इसको हम लिख सकते थे 52 × 7 + 1, क्योंकि 52 × 7 होता है 364 डेज, और ये 1। अब देखो, सभी वीक 52 टाइम्स तो आ ही रहे हैं, सभी डेज 52 टाइम्स तो आ ही रहे हैं, पर बात आती है ये 1 डे। तो ये 1 डे जब हमारा वेडनेसडे होगा तभी हमारा वो 53 वेडनेसडे आएगा। पर बात आती है यहाँ पे 7 डेज में से कोई भी डेज हो सकता था, संडे मंडे ट्यूसडे में से कुछ भी हो सकता था। तो इसका मतलब पॉसिबिलिटीज कितने थे? 7, लेकिन रिक्वायर्ड क्या है आपका? वेडनेसडे, यानी कि आंसर हो गया 1/7। लीप ईयर में यहाँ +2 होता है, तो लीप ईयर का आंसर 2/7 होता है। फिलहाल क्वेश्चन ने हमसे यही पूछा है कि ऑर्डिनरी ईयर की बात कर रहे हैं, नॉन लीप ईयर की बात कर रहे हैं, तो वो 7 हो जाएगा, यानी कि सॉरी 1 आएगा, तो 1/7 हमारा आंसर हो जाएगा 27 का। अब इसी के बाद हम बात करते हैं 28 की। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं वो, ये साइक्लिक होना चाहिए, क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी, ये साइक्लिक है। तो इसका मतलब जब बात आती है साइक्लिक की, तो साइक्लिक का मतलब होता है कि इनके अपोजिट एंगल का सम 180 होगा। ठीक है ना? साइक्लिक में अपोजिट एंगल का सम 180, हमें चाहिए क्या? एफ डी सी। तो एफ डी सी कहाँ है? ये रहा एफ डी सी, ये वाला है, फाइन करना है। तो देखो समझो, तो ये हमें कितना मिल गया? 50। क्लियर? और ये अगर 50 मिल गया तो ये कितना हो जाएगा? 130। और अगर 130 आ गया या 50 आ गया, तो इस तरीके से आप फाइंड कर लोगे। नहीं तो आपको ये भी पता होना चाहिए, साइक्लिक कॉइडल का जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं वो अपने अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होता है। तो यहाँ से भी ये 130 आ रहा है, तो भी ये लीनियर पेयर लगा देंगे तो ये 50 आ जाएगा। तो इसका 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब बात आती है 29 की। 29 में देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर वही कि एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो पी का वो ट्वाइस द वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है? तो इसका मतलब जो पी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो 2x, x हो जाएगा, अगर जनरल फॉर्म में अगर हम लिखते हैं। वाई कोऑर्डिनेट का वो डबल है, तो एक्स कोऑर्डिनेट पी इज द ट्वाइस द वाई कोऑर्डिनेट, तो ये आ गया। और ये आपस में इक्वल डिस्टेंस पे, यानी कि हमें गिवन पी क्यू और पी आर आपस में इक्वल। यहाँ पे हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के पूरा सॉल्व करेंगे तो आंसर हमें मिल जाएगा ऑप्शन डी। तो इस तरीके से 29 का आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, आंसर मिल जाएगा। ऐसे स्क्वायर कर लेना है तो रूट वाला कॉन्सेप्ट भी खत्म हो जाएगा, तो ये बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला से। अब 30 वाला क्वेश्चन देखते हैं। इनका क्या करना है कि ये बोल रहे हैं कि इफ द पॉइंट x, 4 लाई ऑन द सर्किल टू द सेंटर इज द ओरिजिन। ओके। अब देखो इन्होंने क्या कहा भाई, ये हमारा x, 4 है, वो सर्किल पे लाई कर रहा है, ये सेंटर हो गया। तो देखो सर्किल हो गया, ये वो पॉइंट है x, 4, और ये हमारा ओरिजिन है 0,0, सेंटर ओरिजिन हो गया। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 5। तो डिस्टेंस फॉर्मूले से हम बड़ी आसानी से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो ये देखो कितनी आ रही है, देखो। तो हम लिख सकते थे x², और यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास? +4² हो जाएगा 25। तो x²9, तो x आ जाएगा +-3। तो इस तरीके से ऑप्शन डी आ गया हमारा आंसर 30 का। अब यहाँ 31 की बात करें, यहाँ पे लिखा हुआ है 2sin 2θ = 1, तो हम फाइनली लिख सकते थे sin 2θ = ½ तो इसका मतलब 2θ = 30, तो θ आ जाएगा 15, तो आंसर आ जाएगा आपका 15, क्योंकि साइन हाफ कब होता है? जब थीटा 30 होता है। इसके बात करें तो ये हमारे फैक्टर्स हो जाएंगे, प्राइम फैक्टर्स करोगे तो 5, 7, 11, तो हमारा 32 का आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद 33 की बात करें, द डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफ्रेंस एंड रेडियस। ओके। तो फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। तो इसका मतलब तुम्हें क्या गिवन है? तुम्हें गिवन है 2πr - r इक्वल गिवन है 111। तो आर कॉमन आ गया, तो यहाँ से कितना रह जाएगा? 44/22/7, जब वैल्यू पुट करोगे 44/7 - 7 = 111। तो इसको सॉल्व करते हैं, और तो r कितना हो जाएगा? 44 - 49, सॉरी यहाँ 1 रहेगा, 7 आर कॉमन आ गया ना, तो यहाँ पे हमारे पास ये 7 आएगा डिवाइडेड बाई 7, इस तरीके से 111। तो ये देखो r कितना आ गया पता है आपको?
ये 37 डिवाइडेड बाई 7, और ये जो 37 है वो एक्चुअल में हमारे पास क्या है, 37 वन वन का मल्टीपल है। तो अगर आप 111 से 37 को डिवाइड करते हैं तो हमें यहाँ पे देखो क्या मिल जाता है, इंटीजर आ जाएगा हमारा, क्योंकि ये मल्टीपल है। तो ये 3 आ जाता है, 3 टाइम्स जाता है। तो इस तरीके से आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 21। और अगर आर 21 आ गया तो हम एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे, तो पाई आर स्क्वायर से हम आंसर बताएंगे। तो ये सॉल्व होगा, ये आ जाएगा बी वाला ऑप्शन आपका। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मैंगो दिया हुआ है, एक सेलेक्ट करना है, और वो भी क्या होना चाहिए, वोवेल होना चाहिए। तो वोवेल कितने दिख रहे हैं यहाँ पे, 2 वोवेल दिख रहे हैं। तो 2/5 बड़ा सीधा सा आंसर हो गया इसका। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 35 की। तो 35 में अगर हम बात करें, 35 में हमें ये जब भी इस टाइप की क्वेश्चंस दी होती हैं जिनमें कोफिशिएंट इंटरचेंज होते हैं, तो हम क्या करते हैं, दोनों को एक बार ऐड करते हैं, एक बार माइनस करते हैं। तो फिलहाल हम इन दोनों को एक बार माइनस कर रहे हैं। तो जैसे हमने इन दोनों को माइनस किया, तो यहाँ आ जाएगा -2x, यहाँ आ जाएगा -2y, और सामने आ जाएगा हमारे पास -2। -2 कॉमन आएगा, तो यहाँ आएगा x प्लस वाई इक्वल टू -2। तो -2 कैंसिल आउट, तो x प्लस वाई की वैल्यू आ गई बन। और क्वेश्चन में यही पूछा है x प्लस वाई की वैल्यू, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब आ जाती 36 की। 36 में क्या कहा है, रेशियो फाइंड करना है। तो जब भी हमें रेशियो की बात आती है तो हम इस तरीके से देते हैं, ये ए लाइन होगी -4, 10, -6, 10, और यहाँ से आ गया 3, -8। और ये हमारा पॉइंट एक्स सी हो गया, जिसका कोऑर्डिनेट हो गया एक्स, चलिए ये भी लिखा हुआ है -4, 6। और हमें फाइंड करना है रेशियो। तो जब भी रेशियो फाइंड करना है तो हम केस टू 1 ले लेते हैं। तो रेशियो हमारा क्या हो गया, केस टू 1। तो हम अगर सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं तो सिर्फ एक से काम हो जाएगा। तो -4 आ जाएगा 3k-6 डिवाइडेड बाई k+1। तो इस तरीके से ये हो जाएगा -4k-4 3k-6। ये इधर गया, ये इधर आ गया। तो ये जब इधर आएगा तो आ जाएगा -k, सॉरी -4k ऑलरेडी था, तो ये -7k हो जाएगा। और यहाँ से आ जाएगा ये इधर जाके -2। तो इस तरीके से हमारे पास ये कैंसिल आउट होगा, तो के की वैल्यू आ गई 2/7, यानी कि रेशियो क्या हो जाएगा, 2:7। तो इस तरीके से आप आंसर बता दोगे सेक्शन फॉर्मूला यूज करके। यहाँ पे देखो, इन दोनों में ध्यान से देखो। तो यहाँ पे अगर हम देखें, देखो यहाँ से हम देखें तो हमें पता है कि साइन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब साइन थीटा इक्वल टू आ गया कॉस स्क्वायर थीटा। तो यानी कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस, तो साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, cos 4 थीटा। और दोनों को अगर ऐड करोगे तो एलएचएस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस साइन, जो मैंने ऑलरेडी दिया है। तो ये भी क्या हो जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर हो गया 1। तो 37 का आंसर आ जाएगा 1। अब आ जाए 33 की। तो यहाँ पे जब हम इसके फैक्टर करते हैं तो ये आता है 81 × 2। तो जब 81 × 2 आ रहा है तो ये कैसा नंबर हो गया हमारा, 81 में 3 फैक्टर आ रहा है। तो जब भी डिनोमिनेटर में 3 आ रहा है और ऊपर से सॉल्व भी नहीं हो रहा क्योंकि ऊपर तो प्राइम है, तो इसका मतलब डिनोमिनेटर में 3 होता है तो वो क्या हो जाता है, नॉन टर्मिनेट रिकरिंग नंबर। तो आंसर आ जाएगा नॉन टर्मिनेट रिकरिंग आ जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा 38 का ऑप्शन सी। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। तो इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल द ट्रिपलेट। तो देखो, अगर किसी भी सर्कल का सर्कमफेरेंस 3 गुना हो गया तो उसका रेडियस भी 3 गुना हो जाएगा। और रेडियस अगर 3 टाइम्स हो गया तो हमारा जो एरिया हो जाएगा उसका 9 टाइम्स हो जाएगा। तो आंसर डायरेक्टली आप लिखोगे 9 टाइम्स आ जाएगा आंसर। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 40 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ फादर द 3 टाइम्स द ओल्ड सन। ठीक है। तो अगर सन की एज x है तो फादर हो गया 3x, 12 इन 12 टाइम्स। ओके, यानी कि फ्यूचर की बात चल रही है, 12 साल बाद की बात चल रही है यहाँ पे। ही विल द ट्वाइस। तो ठीक है, तो सिंपल से 3x+12 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स x+12। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 3x+12 इक्वल टू आ गया 2x+24। तो ये इधर आ गया, तो x इक्वल टू आ गया 12। और अगर x 12 आ गया, ठीक है ना। अब उसने पूछा है कि सम अप, तो फादर की एज कितनी हो जाएगी, 36। तो 36+12 कितना होता है, 48। तो आंसर हो जाएगा 48। तो ऑप्शन 40 का आंसर जो आएगा ऑप्शन बी आ जाएगा। अब आते हैं सेक्शन सी में, जिसमें केस स्टडी की बात चल रही है। और ये हमारा एक कर्व गिवन है। ओके, तो यहाँ पे देखें शेप ऑफ EFC। तो ये देखो क्या हो रहा है, ये शेप क्या कहलाता है आपका, ये यू जैसा जो होता है ये पैराबोला होता है एक्चुअली। तो आंसर हमारा आ जाएगा पैराबोला।
तो 41 का आंसर हो गया पैराबोला। इसी तरीके से हम बात करेंगे कर्व ए बी सी। तो क्वेश्चन 42 की बात करें अगर हम, तो 42 जिस कर्व में है उसको ध्यान से देखो, वो है एबीसी। तो एबीसी कहाँ कट कर रहा है हमारा, एक्स एक्सिस में -1 और -3 पे, यानी कि इसके जो जीरोज आ जाएंगे वो क्या हो जाएंगे हमारे पास, -1 एंड -3, यानी कि ऑप्शन डी आज का आंसर हो जाएगा। ओके, ऐसे ही अगर हम बात करें 43 की, तो 43 में क्या हो गया, इफ द पाथ है 0 8 -1, 2, तो हमें कब सही, तो देखो क्वाड्रेटिक फाइंड करना है इसका मतलब। तो अब एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा होता है। तो अगर वैल्यू पुट करें तो एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा कितना, +1, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स -2, तो आंसर हो गया ऑप्शन सी। तो ये आपका आंसर आ गया 43 का। ऐसे अगर हम बात करें द नंबर ऑफ जीरो पॉलिनोमियल द होल कर्व, तो काउंट कर लेते हैं कितने एक्स एक्स पे कट कर रहा है। तो 1 2 3 4, 4 पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस पे, यानी कि सभी आंसर्स कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। डिस्टेंस ऑफ द सी एन जी, तो सी एन जी के बीच की डिस्टेंस देख लेते हैं। सी एन जी ये रहा, 5 राइट में है और 1 लेफ्ट में है, यानी कि आंसर हो गया टोटल 6, तो बिल्कुल है ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा 45 का। अब इसी तरीके से बात करते हैं, ये हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर है। तो कोऑर्डिनेट, अगर ओ हमारा ओरिजिन है, तो एस के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे देख लेते हैं। एस किधर है, ये रहा, तो ये हो जाएगा -6, 4। तो ऐसा आ गया -6, 4। फिर आता है कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन डी एंड एच। तो डी और एच कहाँ है, डी एंड एच ये रहा। तो इसके कोऑर्डिनेट जो आएंगे वो कितना हो जाएगा, -2, -4, और इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे हमारे पास, 8, 2। तो इनका मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1 + x2/2 एंड y1 + y2/2। तो इस तरीके से आएगा 8, यानी कि 6/2 3, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास -1, तो 3, -1, 3, -1 आंसर हो गया। अब वो कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द एक्स एक्सिस डिवाइड करना है ए और सी को, ए और सी को एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है। ओके, ए के कोऑर्डिनेट है हमारे पास -2, 4, और सी के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 4, -4। तो इस तरीके से इनके वो जो वाई कोऑर्डिनेट है वही हमारा रेशियो होता है जब एक्स एक्सिस की बात चल रही होती है। तो 4 रेशियो mod ऑफ 4, तो ये आ जाएगा 1:1, तो आंसर आ जाएगा आपका 1:1। तो ये 48 का आंसर हो जाएगा 1:1। सिमिलरली डिस्टेंस बिटवीन द पी एंड जी, तो इसमें हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे पी और जी को निकाल के। तो पी कहाँ है हमारे पास, ये रहा। तो पी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे हमारे पास -6, -4, और जी किधर है, जी ऊपर है, यहाँ आ रहा। तो ये हमारे पास कितना है, 8, 6। तो इन दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, और वो जो डिस्टेंस वाला सॉल्व करके आप आओगे तो वो आएगा 2√74। तो इस तरीके से आपका पीजी की लेंथ आ जाएगी 2√74। अब ऐसे हमारे पास ये कोऑर्डिनेट हैं ऑलरेडी हमने मेंशन किए हैं, हम काउंट करेंगे तो ऑप्शन बी आ रहा है हमारा। तो इस तरीके से हम ऑप्शन बी निकाल देंगे। तो इस तरीके से आपका ये पूरा पेपर का सोल्यूशन हो गया, और आप अपने आंसर्स मैच कर लीजिए, और तो आपको क्लियर हो जाएगा आपने कितना सही किया कितना रॉन्ग किया। तो जिस तरीके से देखा, मैंने पूरा पेपर सॉल्व किया है यहाँ पे, और हमने सभी क्वेश्चंस देखे यहाँ पे और सभी के आंसर्स निकाले। तो इससे आप अपने आंसर्स मैच कर सकते हैं, तो आपको पता चलेगा फाइनली आपने कितना क्वेश्चन सॉल्व किया है और कितने क्वेश्चंस आपके राइट हुए हैं यहाँ पे। तो पेपर देखा जाए तो ओवरऑल बहुत टफ नहीं था, बहुत ही बेसिक सी क्वेश्चंस थे, बस कुछ क्वेश्चंस बहुत लेंदी हो रहे थे, जो टाइम शायद वहां पे हमें थोड़ा ज्यादा लगता। तो वो डिपेंड करता है, आपके पास ऑप्शन होते हैं कि 10 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं। तो अगर आपने सही तरीके से देखा होगा और क्वेश्चन को सही से देख सॉल्व किया है, तो आपको समझ आया होगा कि कौन से छोड़ने हैं और कौन से सॉल्व करने हैं। तो जिन्होंने 10 क्वेश्चन बड़ी स्मार्टनेस से छोड़े होंगे, तो उनका टाइम बहुत आराम से कंप्लीट हो गया होगा, टाइम से पहले ही ये पेपर हो गया होगा। तो पेपर बहुत टफ तो नहीं था, और कई लोगों ने इसमें 100% स्कोर किया भी होगा। तो ठीक है, ऑल द बेस्ट आगे के पेपर्स के लिए। तो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।